2014 में जब ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, वैज्ञानिकों ने CW7 नामक एक नया सूत्र विकसित किया। यह एक ऐसा यौगिक है जिसे वायुमंडल में छोड़े जाने पर ग्रह के औसत तापमान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि प्रयोग के परिणाम विनाशकारी रहे और तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे एक और हिमयुग का आगमन हुआ। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं और केवल कुछ ही मनुष्य बचे, जो स्नोपियर्सर नामक एक ट्रेन के अंदर जीवित बचे हैं। इस घटना के 17 साल बाद बचे हुए लोग जातियों में बंट गए हैं। सबसे अमीर लोग आगे की गाड़ियों में रहते हैं, जहां विलासिता और आराम की भरपूर व्यवस्था है, जबकि सबसे गरीब लोग आखिरी मंजिलों पर रहने को मजबूर हैं, जहां भोजन, पानी और स्वच्छता की कमी है। एक रात नियमित निरीक्षण के दौरान सुरक्षा गार्ड पीछे के डिब्बों में बैठे लोगों को घुटनों के बल बैठकर गिनती करने का आदेश देते हैं, लेकिन उनमें से एक, कर्टिस, बैठने से इनकार कर देता है क्योंकि वह ये जांच रहा होता है कि ट्रेन के दूसरे तलों पर कितने सैनिक सुरक्षा में हैं। लेकिन अपने दोस्त एडगर के आग्रह पर वह सैनिकों के सामने घुटने टेक देता है, जो पूछते हैं कि यात्रियों में से कौन वायलिन बजा सकता है। एक बुजुर्ग दंपत्ति आगे आता है, लेकिन सैनिक कहता है कि उसे बस आगे की गाड़ियों में बैठे यात्रियों का मनोरंजन करने के लिए एक की जरूरत है। वायलिन वादक अपनी पत्नी के बिना जाने से इनकार कर देता है, इसलिए सजा के तौर पर गार्ड उस महिला पर हमला करता है और सज्जन को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाता है। कर्टिस और एडगर इस कायरता से घृणा करते हैं, लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं आया है और वे बस अपना खाना, यानी हर यात्री के लिए एक प्रोटीन बार, ले लेते हैं। हालांकि उनमें से एक में एक अज्ञात मुखबिर द्वारा भेजा गया एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल युवा टिम को दिया जाता है, जो वादा करता है कि अगर वह चित्रों से बनी इस गेंद से कम 1 घंटा खेल सके तो वह उसे बार सौंप देगा। कर्टिस इस सौदे को स्वीकार कर लेता है और जैसे ही वह बार उठाता है, उसे एक कैप्सूल मिलता है जिस पर एक संदेश लिखा होता है, नामगुंग मिन्सू। यह उस सुरक्षा विशेषज्ञ का नाम है जो कर्टिस की योजना में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे आदेशों की अवहेलना करने और क्रोनोल नामक यौगिक का इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। कर्टिस फिर उसे छुड़ाने की योजना बनाता है ताकि वह आगे वाले वैगन तक पहुंच सके और स्नोपियर्सर के मालिक मिस्टर विलफोर्ड को खत्म कर सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीछे वाले वैगन का नेता गिलियम उसकी जगह ले लेगा और उन्हें आखिरकार एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। कर्टिस जब योजना तैयार कर रहा होता है, सैनिक गाड़ी में वापस लौट आते हैं और सबसे छोटे बच्चे को स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाते हैं। सभी के इकट्ठा होने पर इंस्पेक्टर क्लाउड उनकी जांच शुरू करती है, लेकिन जल्द ही उसे टिम की उपस्थिति का पता चलता है, जो अपनी मां तान्या के कपड़ों के नीचे छिपा हुआ है। तान्या उस युवक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और युवक को ले जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर एंडी को चुनता है, लेकिन उसका पिता एंड्रू उसे जाने नहीं देना चाहता और सैनिकों से भिड़ने के साथ साथ वह क्लाउड के सिर पर अपना जूता फेंक देता है। सजा के तौर पर सुरक्षा गार्ड उसका हाथ ट्रेन के एक छेद में बांध देते हैं, जिससे 7 मिनट में वो पूरी तरह से जम जाता है। इसी बीच ट्रेन का मंत्री मेसन प्रकट होता है और यात्रियों को डांटते हुए उन्हें उसी डिब्बे में रहने के लिए कहता है जहां उन्हें ठहराया गया है। इसके बाद मंत्री विलफोर्ड से खुद रेडियो पर कुछ शब्द कहने को कहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर 7 मिनट बीतने पर गार्ड एंड्रू का जमा हुआ हाथ हटाते हैं और एक बड़े हथौड़े से उसे एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तभी गिलियम सबके सामने प्रकट होता है, ये दिखाते हुए कि उसने भी अपने हाथ पैर खो दिए हैं। उसे देखते ही एक सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति पर बंदूक तान देता है, लेकिन मंत्री उसे ये कहते हुए रोक देता है कि गोली चलाने का कोई फायदा नहीं है। गिलियम उन्हें एंड्रू की मदद करने के लिए कहता है और मेसन को चेतावनी देता है कि वह जल्द ही विलफोर्ड से व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। ये देखते हुए कि योजना को अमल में लाने का समय बीत चुका है, कर्टिस एडगर और अन्य यात्रियों को धातु के बैरल लादकर एक बैटरिंग रैम लगाने के लिए भेजता है, ताकि इस तरह वैगनों के बीच की नाकाबंदी टूट जाए। साथ ही वो क्रोनोल का एक हिस्सा एक यात्री को देता है, क्योंकि यह उसकी योजना में काम आएगा। दिन बीतते हैं और एक गिनती में कर्टिस गिलियम को अपने संदेह के बारे में बताता है कि सैनिकों की बंदूकों में गोलियां नहीं हैं, क्योंकि मंत्री मेसन ने कहा था कि गोली चलाना बेकार है। गिलियम का मानना है कि बिना पूरी जानकारी के उनसे भिड़ना जोखिम भरा है, लेकिन अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक और दिन बीत जाता है और कर्टिस बाकी यात्रियों के साथ बैटरिंग रैम तैयार करता है, लेकिन एक आश्चर्यजनक गिनती देखकर हैरान रह जाता है। इसे छिपाने का समय न होने के कारण यात्री बैटरिंग रैम के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक उसी समय जब सैनिक प्रकट होने वाले होते हैं। फिर उल्टी गिनती शुरू होती है और कर्टिस जानता है कि जब सभी अपने घुटनों पर होंगे तो सैनिकों को योजना का पता चल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी हताशा के बीच कर्टिस ये जांचने का फैसला करता है कि हथियार वाकई खाली हैं या नहीं। फिर वो एक सैनिक की ओर बढ़ता है, उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है और जब वो ट्रिगर दबाता है तो कुछ नहीं होता। ये सुनिश्चित करते हुए कि हथियार उतार दिए गए हैं, यात्री हंगामा शुरू कर देते हैं और दरवाजे बंद होने से रोकने के लिए बैटरिंग रैम का इस्तेमाल करते हैं। अब रास्ता साफ हो गया है, इसलिए कर्टिस और एडगर बाकी समूह के साथ पूरी ताकत से सैनिकों पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं।
लेकिन आखिरी दरवाजे पर एक क्रूर गार्ड यात्रियों को दूर रखने की कोशिश में लोहे का वजन इधर उधर घुमा रहा है। दुर्भाग्य से गिलियम अपने एक सहायक ग्रे को बुला लेता है, जो झट से गार्ड के ऊपर कूद जाता है और उस पर ब्लेड से वार कर देता है। इस जीत के साथ अब सुरक्षा विशेषज्ञ नामगून की तलाश का समय आ गया है, जो एक मुर्दाघर जैसी कोठरी में फंसा हुआ है। एडगर उसे आजाद कराता है और वह आदमी, जो अंग्रेजी नहीं समझता, एक पोर्टेबल अनुवादक मांगता है ताकि वे बात कर सकें। पूरी योजना सुनने के बाद नामगून पहले तो मदद करने से इनकार कर देता है, इसलिए वैगन में मौजूद एक लड़का, जिसका नाम चान है, उसकी माचिस की डिब्बी ले लेता है। लेकिन वह लड़का एडगर को मुक्का मार देता है, जिससे हंगामा मच जाता है। कर्टिस अपने दोस्त की मदद करता है और नामगून को कोठरी में पकड़ लेता है, लेकिन वह बताता है कि वह तो बस चाबी लेने की कोशिश कर रहा था ताकि अपनी बेटी योना को आज़ाद कर सके। उसे आज़ाद करने के बाद नामगून कहता है कि वह उनकी मदद करेगा, बशर्ते वे उसे हर गाड़ी पार करने पर क्रोनोल की 2 खुराक दें। कोई विकल्प न होने पर कर्टिस शर्तें मान लेता है और नामगून पहले वैगन को खोलने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करता है। द्वार खुलने से पहले योना कहती है कि रास्ता सुरक्षित है क्योंकि दूसरी तरफ कोई नहीं है, और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। दूसरे डिब्बे में पहुंचकर यात्री वर्षों में पहली बार खिड़की से दुनिया देखते हैं। दुर्भाग्य से सब कुछ अभी भी बर्फ से ढका हुआ है, जिससे ये ग्रह रहने लायक नहीं रहा। इसके तुरंत बाद नामगून एक और दरवाजा खोलता है और योना फिर कहती है कि यह सुरक्षित है क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति है। उसकी भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित होती है और समूह पॉल से मिलता है, जो पीछे वाले वैगनों का एक पूर्व सदस्य है और जिसे प्रोटीन बार तैयार करने के लिए ले जाया गया है। कर्टिस उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अकेलेपन की वजह से अपनी मानसिक स्थिति से समझौता कर चुका होता है और सलाखें बनाना जारी रखना चाहता है। तभी एक यात्री, जिसे पेंटर के नाम से जाना जाता है, ये देखकर चौंक जाता है कि सलाखें किस चीज से बनी हैं। इस बात को लेकर उत्सुक कर्टिस भी मशीन के अंदर देखने जाता है और यह जानकर दंग रह जाता है कि ये सभी मशीन कुचले हुए कीड़ों से बनी है। अपने साथियों को तकलीफ न पहुंचाने के लिए वह ये बात राज रखता है, लेकिन पॉल से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि वह आदमी सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था और बताता है कि उसने किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर संदेशों वाले कैप्सूल सलाखों में रख दिए थे। आखिरी कैप्सूल पर पानी लिखा है, जो दर्शाता है कि समूह को ट्रेन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी पानी की आपूर्ति पर जाना चाहिए। कुछ मिनट बाद सभी लोग नामगून के अगले दरवाजे को खोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा पिछले दरवाजों से ज्यादा मुश्किल साबित होता है। इसी बीच कर्टिस योना से पूछता है कि क्या वो मानसिक रूप से सक्षम है, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या था, इस बारे में उसके सारे अनुमान सच साबित हुए हैं। ट्रेन में पैदा हुई लड़की कुछ समझा नहीं पाती, लेकिन अपनी क्षमता को एक बार फिर परखने का फैसला करती है। लेकिन ऐसा करते हुए वह डरी हुई दिखती है और अपने पिता से दरवाजा न खोलने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दूसरी तरफ कुल्हाड़ियों और भालों से लैस जल्लादों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा होता है। यात्रियों को डराने के लिए उनमें से एक मछली लेता है, उसे अपनी कुल्हाड़ी से काटता है और उस पर खून के धब्बे लगा देता है। संख्या में कम होने के बावजूद कर्टिस, एडगर और बाकी समूह निडर होकर उनका सामना करने निकल पड़ते हैं, जिससे एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। जल्लाद अपनी तीखी कुल्हाड़ियों से यात्रियों को खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूरी लड़ाई में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। कर्टिस उनमें से एक से हथियार छीन लेता है और एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देता है। हालांकि उसे एहसास नहीं होता कि मछली जमीन पर गिर गई है और जैसे ही वो उस पर पैर रखता है, कर्टिस फिसल जाता है। फिर जल्लाद उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन एडगर अपने प्रतिद्वंद्वी पर कूद पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कर्टिस को अपने दुश्मन को खत्म करने का मौका मिल जाता है। लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक जल्लादों का कमांडर चेतावनी नहीं देता कि ये कातरीना पुल आ रहा है। साल पूरा होने पर हमेशा ट्रेन इसी पुल से गुजरती है और सभी जल्लाद जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार पटरियां बर्फ से ढकी हुई हैं। टक्कर से यात्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है और स्नोपीसर पटरी से उतरने से बाल बाल बच जाता है। खुशकिस्मती से ट्रेन अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है और सभी लोग फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी मिनिस्टर मेसन फिर से प्रकट होते हैं और यात्रियों को कृतघ्न बताते हुए एक और भाषण देते हैं। जवाब में कर्टिस उस महिला पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन एक गार्ड उसे बचा लेता है और अपने हथौड़े से हमले को रोक देता है। इस रवैये को देखते हुए मंत्री महोदय घोषणा करते हैं कि वह अपनी मौज मस्ती का आनंद लेंगी, फिर अपनी दूरबीन लगा लेती हैं। उसके आदेश का पालन करते हुए बचे हुए जल्लाद अपने मुखौटों पर नाइट विशन गॉगल्स लगा लेते हैं, जिससे कर्टिस उलझन में पड़ जाता है। हालांकि ये देखकर नामगूंग उसे चेतावनी देता है कि सभी यात्री बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये कातरीना पुल के ठीक आगे एक विशाल सुरंग है। जैसा कि उसे डर था, जैसे ही ट्रेन गलियारे से गुजरेगी सारी लाइटें बुझ जाएंगी और यात्री देख नहीं पाएंगे। इसी फायदे का फायदा उठाते हुए जल्लाद अपने नाइट विशन गॉगल्स का फायदा उठाते हैं और बिना किसी बचाव के हमला कर देते हैं।
इस अफरा तफरी के बीच कर्टिस को चैन की याद आती है, जिसने कुछ पल पहले नामगून की माचिस छीन ली थी। वो उस युवक को मदद के लिए बुलाता है और चैन, ग्रे, एंड्रू और बाकी यात्रियों के साथ मिलकर कई मशालें जलाकर गाड़ी को रोशन करने निकल पड़ता है। इस मदद की बदौलत यात्री फिर से बढ़त हासिल कर लेते हैं और ग्रे अपनी फुर्ती से जल्लादों के कमांडर को पकड़ लेता है। वह धमकी देता है कि अगर मेसन ने अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश नहीं दिया तो वह उसे खत्म कर देगा, लेकिन मंत्री को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वह लड़ाई जारी रखने का आदेश देता है। नतीजतन ग्रे कमांडर को मार गिराता है और मिनिस्टर पर चाकू फेंकता है, जो उसके पैर में लग जाता है। जैसे ही महिला बाहर निकलने की कोशिश करती है, कर्टिस उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वह दूसरी तरफ देखता है तो पाता है कि हथौड़े वाले गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया है। खलनायक को रोकने या अपने साथी की मदद करने के बीच उलझा कर्टिस मंत्री का पीछा करने का फैसला करता है और एडगर को गार्ड के हाथों मार डालने के लिए छोड़ देता है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह मेसन पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है और उसे सभी जल्लादों को हमला बंद करने का आदेश देने के लिए मजबूर करता है। फिर वो उन सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन हथौड़े वाला पहरेदार मना कर देता है और भागने की कोशिश करता है। तभी योना एक भाले पर पैर रखकर पहरेदार की ओर उठाती है, जिससे वह उसके ऊपर गिर जाता है और उसके शरीर पर वार होता है। ये दृश्य देखकर फ्रेंको द एल्डर नामक एक अन्य गार्ड क्रोधित हो जाता है, लेकिन अन्य जल्लादों के साथ उसे भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लड़ाई खत्म होने के बाद समूह मेसन से पूछताछ करने निकल पड़ता है, लेकिन मेसन वादा करती है कि वह ट्रेन के मालिक को ढूंढने में उनकी मदद करेगी, बशर्ते वे उसकी जान बख्श दें। कर्टिस उनकी शर्तें मान लेता है, लेकिन रात होने पर गिलियम उसे बताता है कि कुछ ही यात्री बचे हैं। उसे डर है कि गाड़ियों के बीच से गुजरने से और ज्यादा लोग हताहत होंगे, इसलिए कर्टिस एक छोटे समूह को ले जाने का प्रस्ताव रखता है, जबकि बाकी लोग उसके बुलावे का इंतजार करते हैं। नेता इस विचार से सहमत हो जाता है और कर्टिस अपने समूह के हर सदस्य को चुनता है और मंत्री को बंदी बनाकर साथ ले जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, समूह को 2 और वैगन दिखाई देते हैं, एक ग्रीनहाउस के समान जहां भोजन प्राप्त करने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और एक एक्वेरियम के आकार का जिसका उपयोग जलीय प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस एक्वेरियम में एक रेस्टोरेंट है जहां सुशी परोसी जाती है और ग्रुप को पहली बार इस व्यंजन को चखने का मौका मिलता है। हालांकि जब मेसन की बारी आती है तो कर्टिस उसे प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर करता है, ताकि वह पीछे वाले वैगनों में रहने का अनुभव कर सके। भोजन के बाद वे अगली गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, जो एक किंडरगार्टन जैसी दिखती है, जहां छात्रों को उनकी शिक्षिका मिस्टर विल्फोर्ड का सम्मान करना सिखाती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि जब CW7 को वायुमंडल में छोड़ा गया था तो विल्फोर्ड ने अनुमान लगाया था कि क्या होगा और मानवता को बचाने के लिए उन्होंने ये ट्रेन बनाई थी। हालांकि 15 साल पहले 7 यात्रियों ने बगावत कर दी और ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन तापमान के कारण वे ठंड से ठिठुर गए। शिक्षक इस कहानी का इस्तेमाल बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे कभी भी ट्रेन छोड़ने या मिस्टर विल्फोर्ड के खिलाफ बगावत करने की कोशिश न करें। फिर वो पीछे वाली गाड़ी से वायलिन वादक को बुलाकर बच्चों के लिए गाना सुनाती है। कुछ ही देर बाद एक और आदमी ताजे उबले अंडों से भरी एक ट्रॉली लेकर आता है और सबको अंडे बांटता है। कर्टिस को भी एक अंडा मिलता है और उसके अंदर उसे एक और कैप्सूल मिलता है जिस पर लिखा होता है रक्त। अचानक शिक्षक अंडों की टोकरी के अंदर से बंदूक निकालता है और यात्रियों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे एंड्रू को गोली लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। गाड़ी वाला दूसरा आदमी भी बंदूक उठा लेता है और जब वो उस डिब्बे तक पहुंचता है जहां गिलियम और बाकी यात्री हैं, तो वह सब पर गोलियां चलाने लगता है। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसी समय ग्रे अपना एक चाकू टीचर पर फेंक देता है, जो सीधे उसकी गर्दन में जा लगता है। दुर्भाग्य से नर्सरी में लगे टीवी पर कैमरा गार्ड फ्रैंको को गिलियम के शव को खींचते हुए दिखाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर में गोली मार देता है। कर्टिस ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन तान्या उसे जल्द ही होश में लाती है और उसे बताती है कि उसे ही समूह का नया नेता होना चाहिए। कर्टिस ये जिम्मेदारी स्वीकार करता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वह एक बंदूक लेकर मेसन को गोली मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें दे दिया है। इसके बाद समूह आगे बढ़ता है और कुछ और आलीशान डिब्बे ढूंढता है जो ट्रेन के पिछले हिस्से जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। इस बीच फ्रैंको नर्सरी कार में पहुंचता है और खिड़की से ट्रेन से गुजरते यात्रियों के समूह को देखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी बंदूक उठाता है और योना की दिशा में गोली चला देता है, ताकि उस लड़की द्वारा मारे गए अपने साथी का बदला ले सके। खुशकिस्मती से योना गोलियों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और कर्टिस जल्दी से अपनी बंदूक उस आदमी पर तान देता है। दोनों एक दूसरे पर तब तक गोलियां चलाते हैं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, लेकिन ये देखकर कि वह इतनी दूरी से अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार पाएगा, गार्ड अपनी बंदूक फिर से लोड करता है और हमलावरों की तलाश में निकल पड़ता है। आखिरकार वह 2 अन्य सैनिकों के साथ सोना के आकार की गाड़ी तक पहुंचता है। वे हमलावर यात्रियों की तलाश करते हैं, लेकिन फ्रैंको अपना धैर्य खो देता है और केबिनों पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे निर्दोष लोग मारे जाते हैं।
एक सैनिक विद्रोह करता है, लेकिन गार्ड उसे भी गोली मार देता है और हमलावरों की तलाश में निकल पड़ता है। ग्रे फ्रेंको के पीछे से आता है और खलनायक के कंधे में चाकू घोंप देता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि अपनी फुर्ती के बावजूद ग्रे पर गार्ड का जवाबी हमला होता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और बेहोश हो जाता है। फिर कर्टिस अपनी बंदूक लेकर आता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार करता है, लेकिन वह आदमी चकमा देकर कर्टिस के हाथ पर वार कर देता है। ये देखकर तान्या अपनी दोस्त की मदद के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ती है, लेकिन गार्ड उसे एक ही गोली से मार देता है। फिर भी वह खलनायक का ध्यान इतनी देर तक भटकाती है कि कर्टिस उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच घूंसे का आदान प्रदान होता है, लेकिन गार्ड फिर से उस पर हावी हो जाता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर फ्रेंको अपने कंधे से चाकू निकालता है और कर्टिस को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन ग्रे उसे बचाने के लिए चाकू पर अपना हाथ रख देता है। फिर वह गार्ड पर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन खलनायक उसका हाथ तोड़ देता है और चाकू वाला हाथ सीधे उसके दिल में घुसा देता है। लगभग पूरा समूह खत्म हो जाने के बाद गार्ड अपना बदला लेने के लिए योना की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जब वह एक केबिन खोलता है तो उसकी मुलाकात नामबूंग से होती है, जो एक लोदन से उसका सामना करने की कोशिश करता है। जब वह गार्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, योना उसे खत्म करने के लिए तान्या का चाकू ले लेती है, लेकिन उसके पिता उसे उस पर हमला करने की इजाजत नहीं देते। इसके बजाय वह उससे चाकू गिरवा देता है और उसी पल कर्टिस जाग जाता है और गार्ड पर चाकू से वार करता है, जिससे गार्ड अंततः हार जाता है। समूह एक बार फिर विजयी हुआ, लेकिन जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब केवल कर्टिस, नामबूंग और योना ही बचे थे। वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और एक नाइट क्लब जैसी दिखने वाली गाड़ी पाते हैं, जहां विशेषज्ञ अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए एक फर कोट लेता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें आखिरकार ट्रेन का मशीन सिस्टम मिल जाता है और उनके सामने विलफोर्ड के कमरे का दरवाजा है। उसे देखते ही कर्टिस अपना नियंत्रण खो देता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब नामबूंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। नामबूंग कर्टिस को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश में उसे अपनी आखिरी सिगरेट थमा देता है। जैसे ही वह नियंत्रण में आता है, कर्टिस अपनी भड़ास निकालता है और पिछली बोगी में भेजे जाने की दुखद कहानी सुनाता है। यात्रियों के लिए खाना नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन सबसे कमजोर लोगों को खाना खिलाना पड़ा। एक रात कर्टिस ने एक महिला पर चाकू तान दिया जिसके साथ उसका बच्चा था और उसे मार डाला, लेकिन उसे बच्चे के साथ ऐसा करने से रोकने के लिए गिलियम ने उसे खाना खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बच्चा एडगर था और तभी कर्टिस को एहसास हुआ कि वह क्या बन गया है। खुद को सुधारने के लिए उसने गिलियम के साथ काम करना शुरू किया और एडगर का पालन पोषण किया, जो उसे अपना भाई मानता था, बिना ये सोचे कि एडगर ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी मां को खत्म किया था। पूरी कहानी बताने के बाद कर्टिस नामबूंग से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह सचमुच ट्रेन का दरवाजा खोलना चाहता है। उसका मानना है कि बचना संभव है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसने देखा है कि ये कात्रीना ब्रिज के नीचे विमान पर बर्फ कम होती जा रही है। इससे पता चलता है कि ग्रह का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी पर फिर से आबादी बसने की संभावना है। कर्टिस को लगता है कि यह सब क्रोनोल के कारण नामबूंग का भ्रम है, लेकिन उस आदमी का दावा है कि उसने ये पदार्थ सिर्फ खाने के लिए नहीं लिया था। फिर वो उन सबको एक समान ढेर में इकट्ठा करना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि क्रोनोल बहुत ज्वलनशील है। दरवाजा उड़ाने और ट्रेन से उतरने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, क्लाउड बंदूक लेकर आ जाता है और नामबूंग को गोली मार देता है। फिर वो उसे बताती है कि विलफोर्ड खुद कर्टिस से अकेले में बात करना चाहता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात ट्रेन के मालिक से होती है, जो उसे सभी डिब्बों से गुजरने पर बधाई देता है। कर्टिस उस आदमी पर अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा है जिसने ये सब किया, लेकिन उसका कहना है कि आबादी पर नियंत्रण रखना जरूरी था। इतना ही नहीं, ट्रेन में हुए सभी विद्रोह उसी ने रचे थे, जिनमें कर्टिस के नेतृत्व में हुआ यह नवीनतम विद्रोह भी शामिल है। कर्टिस को कहानी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए ट्रेन का मालिक अपने एक गुर्गे को बुलाता है जो पीछे वाली बोगी में है, और उसे आदेश देता है कि वह यात्रियों की आदर्श संख्या बनाए रखने के लिए उनमें से अधिकांश को खत्म कर दे। दुखद सच्चाई का पता चलने के बाद कर्टिस बस मेज पर बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। लेकिन कमरे के दूसरी तरफ योना, जो क्रोनोल के सेवन से बेहोश हो गई थी, जाग जाती है और अपने पिता को घायल देखकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है। हालांकि वे दोनों नाइट क्लब की गाड़ी में बैठे उन लोगों से टकरा जाते हैं जो उन दोनों पर हमला करने की फिराक में हैं। नामबूंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, साथ ही अपनी बेटी को विलफोर्ड के कमरे का दरवाजा खोलना सिखाता है। इस बीच विषय कर्टिस को अपनी ट्रेन में कुछ देखने के लिए बुलाता है और उन दोनों के सामने उसका कोर, जिसे इटर्नल मशीन कहा जाता है, रखा होता है। अंत में विलफोर्ड बताता है कि कैप्सूल में संदेश उसी ने भेजे थे और गिलियम के साथ मिलकर उसने कर्टिस को ट्रेन का नया मालिक चुना था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मशीन अब दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है और मानवता की रक्षा के लिए उसे इस पर नियंत्रण रखना होगा।
तभी योना आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और क्लाउड बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पीछे से उस पर बोतल से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हालांकि हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब सौना में हुई मुठभेड़ से बचकर आया फ्रैंको वहां पहुंच जाता है। लड़की निराश हो जाती है और क्लाउड की बंदूक लेकर उस लड़के पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। इसके बाद फ्रैंको नामबून की ओर दौड़ता है, जो उससे लड़ने की कोशिश करती है और योना से कर्टिस से माचिस लाने को कहती है। लड़की दौड़कर उसके पास जाती है और मदद मांगती है, लेकिन विल्फोर्ड की बातों से हैरान कर्टिस मना कर देता है। योना फिर मेज से कांटा उठाती है और उससे जमीन का एक टुकड़ा हटाती है, जिससे विल्फोर्ड की एक और दुखद सच्चाई सामने आती है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा है। कर्टिस उस छेद से झांक कर देखता है कि टिम गियर कंपार्टमेंट में है और ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उस छेद से सिर्फ बच्चे ही गुजर सकते हैं। ये भयानक दृश्य देखकर कर्टिस को होश आ जाता है और विल्फोर्ड पर हमला करने के साथ साथ वह माचिस की डिब्बी योना को थमा देता है। फिर वो अपने हाथ से ट्रेन के एक गियर को रोकता है, जिससे टिम बच निकलता है, लेकिन गियर का बल उसके हाथ पर तब तक दबा रहता है जब तक वह निकल नहीं जाता। उसी समय नामबून फ्रैंको को हराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके साथ ही योना माचिस से क्रोनोल की बत्ती जलाती है और उसके पिता उसे विल्फोर्ड के कमरे में भेज देते हैं, लेकिन जब वह उन्हें अंदर से बचाने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो वह तंत्र काम नहीं करता। ये देखकर कि विस्फोट का असर उन पर भी पड़ेगा, नामबून और कर्टिस टिम और योना को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लेते हैं। तभी क्रोनोल फट जाता है और उसकी ऊर्जा की लहर एक विशाल हिमस्खलन पैदा करती है, जिससे ज्यादातर गाड़ियां पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं, जबकि आगे का हिस्सा सुरंग से होकर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार ट्रेन रुक जाती है। योना और टिम अभी भी जिंदा हैं, लेकिन नामबून और कर्टिस विस्फोट का सामना नहीं कर पाते। कोई और विकल्प न होने पर लड़की अपने पिता का दिया हुआ फर कोट पहनकर ट्रेन से बाहर भागती है और उसे एहसास होता है कि इतने कम तापमान के बावजूद धरती पर जिंदा रहना संभव है। चारों ओर फैली बर्फ के बीच योना और टिम को दूर पहाड़ों के बीच एक ध्रुवीय भालू चलता हुआ दिखाई देता है। उनकी कल्पना के विपरीत इस ग्रह पर अभी भी जीवन है और साथ ही यह आशा भी है कि मानवता एक दिन फिर से पृथ्वी पर बस सकेगी। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म के और भी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।